नाजरीन, आप इमेजिन करें कि हमारी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बर्फ़ में ढक जाए तो क्या होगा। हमारी ज़िंदगी किस तरह चलेगी और आइस एज क्या है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नाजरीन, आइस एज एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जब हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, यानी इस धरती पे बेहद सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी। इस वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ़ की शीट्स में ढक गया था। हर तरफ सुनो ही सुनो। दुनिया में 5 ऐसे बड़े पीरियड्स देखे गए। आइस एज के बारे में एक मैथमेटिशियन मेल्टन मलान कैविश ने बहुत रिसर्च की थी। इसने 1941 में एक बुक भी लिखी थी, कैनन ऑफ इंसुलेशन एंड द आइस एज प्रॉब्लम। बहरहाल अब सवाल यह है कि आइस एज के पीरियड दुनिया में आए क्यों थे। नाज़रीन, साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह सूरज की रेडिएशन हो सकती है। सूरज की रेडिएशन अगर ज़मीन तक कम पहुंच रही है तो ज़मीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी सूरज की रोशनी का ज़मीन पे कम पहुंचना, यही दरअसल आइस एज की बहुत बड़ी वजह थी। एक और बात यह है कि आइस एज के दौरान ज़मीन पूरी तरह से और हर वक्त बर्फ़ से जमी हुई नहीं थी, बल्कि इस दौरान कुछ वक्त ऐसा भी आता था जब ज़मीन नॉर्मल हो जाती थी, जैसे आज हम रह रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि हमारी दुनिया आइस एज के दौरान कैसी हो गई थी। ज़मीन का टेम्परेचर कम होने की वजह से आइस एजेस के दौरान ज़मीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई थी। जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरो एशिया की जगहें बर्फ़ की शीट्स में ढक गई थी। सर्दी की वजह से ज़मीन ड्राई हो गई थी। समंदर में पानी का लेवल नीचे चला गया था। कई दरिया भी गायब होना शुरू हो गए थे। आज दुनिया के वो मकामात जहां आपको सहरा नजर आते हैं, आइस एज के दौरान यहाँ झीलें बन चुकी थी। अमेरिका में एक झील है जिसका नाम है द ग्रेट सॉल्ट लेक। कहते हैं कि ये झील भी आइस एज के दौरान बनी थी। नाज़रीन, अब ऐसा नहीं है कि ज़मीन मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढक गई थी, लेकिन ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ की लपेट में आ गया था। नाज़रीन, खैर, अब ये सवाल है कि वो आइस एज जब इंसान भी इस दुनिया में मौजूद थे तब इंसानों ने इतनी सर्दी में सरवाइव कैसे किया। हमें कुदरत की तरफ से हर माहौल में सरवाइव करने की सलाहियत दी गई है। कहते हैं कि उस वक्त इंसान नट्स और बेरीज वगैरह खाकर गुजारा करते थे। ये लोग भेड़ों और परिंदों का शिकार भी करते थे। ये भी माना जाता है कि जो लोग अफ्रीका में रहते थे उनके लिए इतना मसला नहीं था, क्योंकि वहाँ आइस एज का इफेक्ट इतना नहीं था। लेकिन जो लोग बर्फ़ में ढके हुए इलाकों में रहते थे वो भी शदीद सर्दी में सरवाइव करना सीख चुके थे। लेकिन ज़मीन के कई हिस्से ऐसे भी थे जहाँ इंसान जाते ही नहीं थे, जैसा कि आज एंटार्क्टिका है, जहाँ हम इंसान नहीं रहते क्योंकि ये कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है। टेक्निकली आज हम लोग भी आइस एज में ही रह रहे हैं, लेकिन आइस एज के उस पीरियड में जहाँ ज़मीन नॉर्मल हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, नाज़रीन, आइस एज के दौरान ऐसे ऐसे जानवर भी एग्जिस्ट करते थे जिनके मुताल्लिक बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि वोली मैमथ। ये एक हाथी की तरह का जानवर होता था जिसकी खाल ऐसी होती थी कि इतने सख्त टेम्परेचर में भी इसका सरवाइव करना बहुत आसान था। आइस एज में सरवाइव करने वाले इंसानों को भी इस जानवर से बहुत फ़ायदा होता था। इस जानवर की खाल, इसका गोश्त और इसकी हड्डियां तक इंसानों के लिए बहुत काम आती थी। एक और जानवर आयरिश एल्प नाम का था, एक काफ़ी बड़ा हिरन। यह हिरन आयरलैंड और रशिया के हिस्सों में रहते थे। आखिरी आइस एज में एक और जानवर होता था जिसे मेगालानिया कहते थे। जैसे आज हम कोमोडो ड्रैगन को देखते हैं, एक बहुत बड़ी छिपकली जिसका साइज 2 गाड़ियों जितना होता था। ये छिपकलियाँ ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में रहती थी जहाँ आइस एज का इफेक्ट इतना नहीं था। नाज़रीन, अब आखिरी सवाल यह है कि हम आज भी उस आइस एज के हिस्से में जा सकते हैं जहाँ हमारी दुनिया का बड़ा हिस्सा बर्फ़ में ढक जाए। इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर सूरज से निकलने वाली रेडिएशन में थोड़ी सी भी कमी आ जाए, जितनी पहले आइस एज के दौरान आई थी, तो भी आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न्यू आइस एज के आने के बहुत कम चांस हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।